जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपका बनी ब्रिलियंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है और आप देख भी पा रहे होंगे कि अग्निवीर की ये साइंस सीरीज लाई गई है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से सीरीज लाई जाएगी। हर एक सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और साइंस का सेक्शन जो है वो मेरे द्वारा सोल्व करवाया जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन या मात्रक पूछा जाता है। हर्ट्ज की बात करें बच्चों तो हर्ट्ज जो है ये यूनिट होता है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट होता है। और इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। और आपको एक बात ये भी है, जब आपने एफएम सुना होगा कभी, तो एफएम में जब भी एफएम कोई भी चैनल पे आप सुनते हैं तो एफएम में ये बोला था जैसे 103 मेगा हर्ट्ज में आप सुन रहे हैं, तो हर्ट्ज का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे कोई ऐसी हर्ट्ज जो वो साउंड का एक सिस्टम है जिसपे वो मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन बैरल इज इक्वल टू वन बैरल किसके बराबर है? तो अगर वन बैरल की बात की जाए तो पहली बात ये आती है प्यारे बच्चों की बैरल जो यूनिट है ये कहाँ किसके लिए यूज होता है। बैरल जो था ये बैरल जो ये आपका ऑयल की क्वांटिटी को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल की क्वांटिटी को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। और वन बैरल जो है प्यारे बच्चों, वन बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर तक होता है। तो आप जब आपने कभी भी अपनी गाड़ियों में आप आए दिन डेली लाइफ से जुड़े चीजें हैं, अगर आप जैसे तेल भराने वगैरह जाते हो मार्केट में अपना पेट्रोल पंप में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कई बार वो अपना जो एक उन्होंने मापक रखा होता है तो उसमें जो है वो एक 159 जो है इतना लीटर एक बैरल के बराबर होता है। तो ये यूनिट जो वहां पे यूज किया जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल की जो है वो शुद्धता, ऑयल की जो शुद्धता है या ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कैसे मापी जाती है, तो वो ऑक्टा नंबर से मापी जाती है। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ऑक्टा नंबर से मापी जाती है। इसीलिए जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इट इज द मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्नो देन टू वॉक ऑन रोड। बिकॉज आपको आप पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऑप्शन जो है कुछ के हमने इंग्लिश में टाइप किए रखे हैं और कुछ के हिंदी में रखे हैं। आपको दोनों बायलैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि बायलैंग्वेज ही हमारे साथ जुड़े होंगे बच्चे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर अगर मैं लिख भी पा रहा हूँ और आपका पता है, आपको पता ही होगा, अगर ब्लैक बोर्ड होता है एक प्यारे बच्चों, अगर ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख पाता है तो वो किसके कारण लिख पाता है? एक फ्रिक्शन, जिसे घर्षण बोलते हैं हिंदी में। घर्षण के द्वारा ही जो है वो व्यक्ति क्या कर पाता है? लिख पाता है, चल पाता है। और आपने एक चीज देखी भी होगी कि जैसे केला है, खा के किसी ने इसको छिलका फेंका होता है, जैसे ही उस पर पाँव जाता है तो आपका संपर्क जो है वो फ्रिक्शन से दूर हो जाता है और आप गिर जाते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं, बर्फ सड़क से सख्त होती है। नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सड़क बर्फ से सख्त होती है। नहीं जी, ये भी गलत ऑप्शन है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आंसर यही है कि अगर सड़क में घर्षण कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? फिसल जाएंगे। और इसीलिए जो है बर्फ पे जो है वो घर्षण कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना तो इजी हो जाता है लेकिन बर्फ पे चलना जो वो कठिन हो जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो सी ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का भार होता है, देखो एक वेट पूछा जाता है मानव शरीर का। मानव शरीर के वेट की बात करें तो ये पूछता है कि वेट को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जैसे ये आपका एक हाँ पृथ्वी है, अर्थ जिसको बोलते हैं, और इसके जो है वो दो पोल होते हैं। वो पोल्स होता है और बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वेटर होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा बोला जाता है। अगर इक्वेटर की बात करूं यहाँ पे, तो इक्वेटर की बात की जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो इंसान का भार जो होता है वो बिल्कुल कम होता है और पोल्स पे जो है वो भारी होता है। तो बस यही चीज है। अब देखते हैं क्या है। एक बेटा छोटा जी होता है, एक बड़ा जी होता है। ठीक है, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड लार्ज जी। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अच्छा चलो देखते हैं, आंसर में हम बाद में पहुंचेंगे, पहले देखते हैं बाकी तीन क्यों नहीं है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान नहीं होता है, बिल्कुल भी बेट।
जैसे आप ऊपर की साइड जाएंगे तो आपके वेट में चेंजेस आती हैं। विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है, ये भी गलत मैं बता चुका हूँ आपको कि विषुवतीय रेखा जो इसे इक्वेटर जो बोला जाता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सब मतलब न्यूनतम रहता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, ऐसा भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे आपका वो ए ऑप्शन रहेगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पोल्स पर। इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुन ले कि जो पोल्स होते हैं अर्थ के, वहां पर आपका वेट जो है वो अधिक रहता है, जबकि आपका इक्वेटर या विषुवतीय रेखा की बात करें तो वहां पे जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल बिकॉज, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? देखिए बच्चों, जैसे पानी जो है आपका, ये बादल है और आपको पता है कि बादलों से ही तो क्या गिरता है प्यारे बच्चों, पानी गिरता है। आप इस बात को जानते हैं, ये नई बात तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि आपको इतना तो पता ही होगा ही। अगर मैं बात करूं कि ये स्फेरिकल क्यों होती है, इस एटमॉस्फेयर में एक जो इसकी एटमॉस्फेयर है उसमें एक आपका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन करके एक आपका बल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, उसको कंडेंस कर देता है और उसकी शेप क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, स्फेरिकल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हिंदी में है और इंग्लिश में बता देता हूं मैं। सतह तनाव की बात करें तो सरफेस टेंशन की बात की गई है, इसको आप लिखें तो ये सरफेस टेंशन की बात है। और अगर कम तापमान तो जो आपका टेम्परेचर होता है, वायु प्रतिरोध जो है वो आपको पता ही है, जल की श्यानता, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर जो रहेगा वो रहेगा सतह तनाव, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ताप पर पानी का अधिक घनत्व अधिकतम होता है? देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज दिन तक जितने भी एग्जाम हुए हैं या आगे होने वाले हैं, तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। पूछा बहुत अच्छे तरीके से जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देखो प्यारे बच्चों, एक बात सिंपल सी बता रहा हूं मैं आप लोगों को और ये समझनी है, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपका पानी जो है वो 0 डिग्री से, आपको पता है कि 0 डिग्री पे पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना वो फ्रीज हुआ होता है ना ही वो बॉयल होता है। तो जब देखो ये जब कहां तक पहुंचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। देखो इसके नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, तब तो वो फ्रीज होने लग पड़ेगा। अगर इससे ऊपर जाएगा तो इन्होंने पूछा कि कब तक पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो अधिकतम की बात की गई है, तो बेटा 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम होता है और उसके बाद जो वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में अगर आपको डाउट है कोई, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को। और इसमें मैं एक डिटेल से आपका एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर करके टॉपिक आता है आपका, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। इसीलिए जो आंसर रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात ऑप्टिक्स की जाए और आप टी आई आर की बात ना करें, अगर आप टी आई आर की बात ना करें तो कुछ बात अधूरी जैसी लगती है। टी आई आर का मतलब होता है बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मृग मरीचिका एक ऐसी चीज है बेटा कि मृग, आपको पता ही है क्या होता है, एक ऐसा मृग, जैसे मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में हैं और वहां पे कड़क धूप पड़ रही है, तो आपको एक भ्रम जैसा हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो पानी है, एक्चुअल में वहां पे पानी होता नहीं है। तो वो सब किसका कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण है। हिंदी में बात की जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रकाश का व्यतिकरण, लाइट ऑफ इंटरफेस। व्यतिकरण क्या होता है बच्चों? जब कोई बड़ा प्रकाश, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण जब एक छोटे से छेद से गुजरती है और वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, दैट इज व्यतिकरण। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन आप रिफ्लेक्शन बताते हैं इसी को, जैसे ही प्रकाश जिस दिशा में आता है उसी दिशा में चला जाता है। तो ये भी एक अपने आप में टॉपिक अच्छा है। और प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन जो उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी आंसर नहीं होता इसका। तो बात मैंने पहले की थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की थी, तो आंसर जो रहेगा बच्चों आपका वो कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपको पता है जो डायमंड है बच्चे, अगर डायमंड आपका शाइन करता है तो उसके पीछे भी क्या लॉजिक है, उसके पीछे भी कौन काम करता है? TIR काम करता है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? अगर प्राथमिक रंग की बात की जाए तो देखो बच्चे, एक चीज याद रखनी है, RGB,
ये आरजीबी जो है ये आपके क्या है, प्राइमरी कलर और प्राथमिक रंग बोला जाता है। आर से बच्चों क्या है, इसमें रेड है। जी से बात की जाए तो इसमें क्या है बच्चे, ग्रीन है। और बी से बात की जाए तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ब्लू है। ये जो है ये आपके बेसिक कलर बोलते हैं, इनको प्राथमिक रंग बोला जाता है। और बाकी जितने भी आपके कलर बनते हैं इन तीनों को ही मिक्स करके बाकी कलर बनाए जाते हैं। इसीलिए आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। तो बात की जाए देखो, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक गलत लग रहा है। इसमें देखो ब्लैक भी नहीं होता है और येलो भी नहीं होता है। एक रेड होता है, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। देखो ग्रीन भी होगा, हो सकता है मिस्टेक होगी। तो ये तीन ही है। जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा एग्जाम में आता नहीं है वैसे, कारण किसी मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्लैक एंड येलो, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखो बात बहुत अच्छी पूछी गई है और ये साउंड से रिलेटेड टॉपिक है। आपसे ये पूछा गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। देखो बच्चे, जो अगर मैं बात करता हूं एक आपकी साउंड की वेव की, तो साउंड की वेव क्या करती है, जब भी साउंड करेगी तो आपको पता है साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है। सर क्या है प्यारे बच्चों, एक वाइब्रेशन है। एक कि जैसे आप देखो 1 रुपए का, अगर 1 रुपए का सिक्का आपके हाथ से गिरता है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तभी तो आपको साउंड सुनाई देती है। अगर वो वाइब्रेट ना करे तो साउंड नहीं सुनाई देगी। देखो निर्वात का मतलब होता है प्यारे बच्चों वैक्यूम, और वैक्यूम में देयर इज नो स्पेस, वैक्यूम में कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए अगर साउंड को ट्रेवल करना है तो कोई मीडियम चाहिए, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। इसलिए जो आंसर है ये तो गलत रहेगा, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर वायु में बात की जाए तो वायु में इसकी स्पीड जो है बच्चे 330 मीटर पर सेकेंड रहती है। देखो कुछ जो है कई जगह आपको 228 भी मिलेगी या 321 भी मिलेगी, लेकिन जो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट है 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वायु में चलती है। जल में भी इसकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो साउंड की कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो है वो इस्पात में, स्टील में बात की जाए, ठोस में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी वो है ध्वनि जो है वो वेग का अधिकतम पार्ट जो उसमें करती है। अगर आपसे यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अभी ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मेरे को कि अगर आपके पास ये ऑप्शन ऐसे दिए होते, एक आपके पास दिया होता है ऐसे ऑप्शन, क्वेश्चन यही होता है बच्चे सॉलिड, इसको सॉलिड बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया होता है लिक्विड, जिसको आप तरल बोलेंगे। और एक होता है बच्चे, एक और मिनट में होता है ठोस तरल, और क्या आता है बच्चे आपका ठोस तरल और द्रव। ठीक है, तो इस स्टेट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर रहेगा, कि अगर ऐसे क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम किसमें, इन तीनों में से। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस्ड भी है। ठीक है, तो आई होप आप मेरे को आंसर देंगे इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है और अग्निवीरों के लिए तो ये सीरीज बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए जो पहले भी पेपरों में पूछे गए हैं। देखो बेटा बेशक पैटर्न चेंज हुआ होगा और चीजें भी चेंज होगी कि पेपर ऑनलाइन होगा आप लोगों का, लेकिन उसमें एक बात है कि जो क्वेश्चन पहले आते थे वही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिल सकता है। देखते हैं व्हाट इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो आप देखिए, आप अगर नए नए हैं तो आप तो शायद कॉपर लगाएंगे, क्योंकि आज दिन तक आपने कॉपर ही सुना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वायर्स हैं हमारी वो कॉपर्स की आती हैं। लेकिन अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिविटी जो है वो बेस्ट है सिल्वर की। बहुत हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सिल्वर। कॉपर आता नहीं, एल्यूमिनियम आएगा नहीं और लोहा भी नहीं होगा, तो आंसर जो है वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्ड कैन बी डिजोल्व इन, सोने को किसमें घोला जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एक तो होता है अम्लराज, जिसे किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। और एक और की बात करूं तो एक होता है बच्चे एक अमलराज है। अमलराज जो है वो है आपका एकोरेजिया, एकोरेजिया। और किंग ऑफ केमिकल की बात करूं तो ये अलग क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि सोने को किस में घोला जाता है, तो वो आएगा आपका एकोरेजिया में, जो है वो सोने को आप आसानी से घोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे बच्चों, जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपसे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है, तो कई कुछ बच्चे नए होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बच्चे, जब आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा एक लेप आपके बाजू में जहां लगी होती है वहां चढ़ाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछे गए हैं कि उसमें से फार्मूला कौन होगा, तो CaSO4 ये इसका फार्मूला है। CaSO4 ½ H2O, ध्यान रखें सभी, यही इसका ऑप्शन है और यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर फाउंड इन जर्मन सिल्वर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर थोड़ा खेल भी खेल देता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, ये पूछा ये गया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट पाया जाता है। देखिए, जर्मन सिल्वर नाम से ही जर्मन सिल्वर तो है, लेकिन सिल्वर की मात्रा जो है इसमें जीरो पाई जाती है। बिल्कुल इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन की बात की गई है प्यारे बच्चों। आपको पता है कि हर एक चीज में कार्बन प्रेजेंट है। अगर बात की जाए हीरा क्या है, एक कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, कार्बन का ही एक अपरूप है। ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है। अगर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन के ही अपरूप है बेटा हीरा, ग्रेफाइट, ये इसके ही अपरूप हैं। और तो और इसका कोयला भी इसका अपरूप है, कोयला भी इसका अपरूप है। तो जो ऑप्शन रहेगा वो कौन रहेगा प्यारे बच्चों, डी आंसर रहेगा। ये जो है ये बिल्कुल भी कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, भारी जल जिसे बोला जाता है, तो भारी जल का जो फार्मूला है बच्चे वो है D2O, डिट्यूरियम ऑक्साइड। डिट्यूरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है इसे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, इसीलिए जो फार्मूला है वो D2O रहेगा। और जो ये N2O है ये है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखें, ये भी पेपर में पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड और H2 तो तुम्हें पता ही है प्यारे बच्चों, साधारण जल जिसे बोला जाता है, और हाइड्रोजन तो तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये आज से 2017 या 18 का पुलिस का पेपर हुआ था हिमाचल प्रदेश का, वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन ये। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों, जो हीलियम है वो सबसे अक्रियशील और हल्की धातु मानी जाती है, गैस मानी जाती है। और इसके साथ क्या मिलाया जाता है, ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम, क्योंकि हीलियम जो अज्वलनशील है, हाइड्रोजन उससे भी हल्की है, लेकिन वो ज्वलनशील गैस है, तो वो आग पकड़ लेगी तो इंसान तो वैसे ही, आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है। तो जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से रहेगा वो रहेगा आपका ऑक्सीजन और हीलियम, ये आंसर रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और क्लियर कर दूं कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। हाँ जी, आपने ठीक सुना, नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। नाइट्रोजन जो वो लगभग 53% पाया जाता है, नाइट्रोजन लगभग 53%, 53, 56 पाया जाता है। और जो आपका ऑक्सीजन है वो 32% पाया जाता है। और अगर बात करूं मैं हीलियम की, तो वो 11% पाया जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो गोताखोर जो आपके पानी में जाते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स जिन्हें बोलते हैं, डाइवर्स, उनके जो गैस सिलेंडर होता है उसमें ये गैसें भरी जाती हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। देखो बेटा, जब बात रबड़ की आएगी, रबर की बात आएगी तो दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फर्स्ट, तो रबर होता कितने प्रकार का है। एक तो प्यारे बच्चों ये होता है नेचुरल, और एक आपका होता है ये मैन मेड, जिसे आप एक प्राकृतिक होता है नेचुरल जिसे बोलते हैं, एक मैन मेड होता है। ठीक है, मैन मेड की बात की जाएगी तो इन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक का है। तो देखो बेटा कौन है, आइसोप्रीन है। और जो आपका मैन मेड है वो उसका ब्यूना एन आ जाएगा, ब्यूना एस आ जाएगा, ऐसे करके उसके टाइप्स हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो आपका रबड़ है वो जब नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और बेटा जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो मेरी तरफ से एक सुजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठें और जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उनको नोट डाउन करें। आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल की बात की गई है, प्राकृतिक ईंधन कौन सा है। तो प्राकृतिक ईंधन की बात की जाए, प्राकृतिक ईंधन जो है वो है आपका कोल गैस जो है वो प्राकृतिक ईंधन है। इसका आंसर जो रहेगा वो आपका ईंधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी बड़ी बार पेपर में पूछा गया है और आपको पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे बोला जाता है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर बात की जाए इसकी हिंदी में इसकी क्या फुल फॉर्म रहती है, प्राकृतिक नेचुरल गैस इसे बोला जाता है। तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आपको पता है जब भी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चे, तो प्रकाश संश्लेषण से ही ये टॉपिक संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण से ही ये टॉपिक संबंधित है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पौधे, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और देखो नाइट्रोजन को वो किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं। देखिए जैसे ही आप बायो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या माउथ के बारे में पढ़ेंगे, तो माउथ में भी आपको पता है दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन पाया जाता है और एक माल्टोज पाया जाता है। ये चीज आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता तो मैंने बता दी है। दो जो एंजाइम है वो माउथ के अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं प्यारे बच्चों। अगर प्रोटीन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो अमीनो एसिड भी बोलते हैं इनको। अमीनो एसिड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, अमीनो अम्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन जो रहेगा 21 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लार किसके पाचन में जो है वो सहायक करती है। तो लार कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चे, अगर लार की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है। देखो लार जो है वो एक ग्लैंड से निकलती है, जैसे सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिबुलर और आपकी एक और ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन ग्लैंड। वहां से जो है ये लार निकलती है और एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक हमारे मुंह से ये प्रोड्यूस हो सकती है। और अगर इसके पीएच की बात की जाए तो पीएच होता है बच्चे पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी चीज में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, तो इसका जो पीएच मान है वो 6.4 रहेगा वैल्यू। कईयों को पीएच के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा पीएच के बारे में और वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। तो जो आंसर रहेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों वो स्टार्च रहेगा, क्योंकि स्टार्च हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। और स्टार्च एक प्रकार का क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। लार किसके पाचन में, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है ये एक प्रकार का, और ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं बच्चे एक प्रकार की शुगर होती है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखो अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितना बायो का सेक्शन है उसको जरूर कंप्लीट करना है। अग्निवीर के जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, और बायो में से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आपको आने हैं, एक डिजीज से आना है, एक विटामिन से आना है। तो ये चैप्टर आपने बिल्कुल जोरदार धमाकेदार पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन इज प्रेजेंट, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लीवर। लीवर की बात की गई है, ह्यूमन के लीवर की बात की गई है। और अगर आपसे पूछा जाता है लीवर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्रंथि, विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो कौन है, यकृत है। और दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछा जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा अंग की बात की जाएगी तो वो भी कौन सा है बच्चे, अंग मींस ऑर्गन, तो वो भी आपका कौन है, यकृत है। और यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है प्यारे बच्चों, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी, सी जो है वो आंवले में पाया जाता है, आंवला इसका बेस्ट सोर्स है। विटामिन बी की बात करें तो ये हरी सब्जियों से आपको प्राप्त हो जाएगा, और इसकी कमी से एक रोग होता है, दैट इज वेरी वेरी रोग, कलर ब्लाइंडनेस जिसे आप लोग बोलते हैं। और विटामिन डी की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है, नेचुरल सोर्स पूछा जाएगा तो विटामिन डी किससे मिलती है, सन से, और ये दूध में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दूध का रंग किस कारण सफेद होता है। देखिए दूध का रंग पूछा सफेद किस कारण होता है, तो जो एल्बुमिन है इसके कारण तो किसी चीज का कलर जो है वो येलो होता है।
अब आप बोलोगे सर येलो की कुछ बात समझ नहीं आई। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है बच्चे, और आपको पता है हमारा यूरेन जो है वो कैसा कलर देता है, येलो, तो वो जो कलर बनाने में सहायक है वो एल्यूमिनियम है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज एक प्रकार का क्या है, आपका जो लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल आप लोगों ने सुना होगा। लैक्टिक अम्ल की बात की जाए या लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो ये किस में प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है। जो दूध का दही बनाता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो बनाता है। और अगर लैक्टोज की बात की जाए तो ये एक ऐसी शुगर है जो दूध में पाई जाती है। आप देखिए एक पैकेट दूध का लीजिए और उसको उबालिए, ठीक 10-15 मिनट, 20 मिनट उसको उबालिए, उस टाइम के बाद वो खुद मिठास देने लग पड़ेगा। जो मिठास का रूप है वही लैक्टोज है। तो अगर दूध का रंग पूछा गया कौन सा है तो वो है कैसिन। देखो प्यारे बच्चे, मैं ऑप्शन जो मेरे से पॉसिबल हो रहे हैं मैं उनको आपको ऑप्शन के आंसर बता दे रहा हूं। आपको एक ही क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो अगर मैं 30 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो 30 में से अगर आपके 100 क्वेश्चन भी तैयार होता है तो आप देख लीजिए, अगर आपने 10 वीडियो भी लगा ली तो 1000 क्वेश्चन तो आपका तैयार होगा ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हार्ट की बात की है तो हार्ट का सबसे जो क्वेश्चन है, एक तो ये पूछा था कि हमारे शरीर का सबसे बिजी पार्ट कौन सा है। तो बिजी पार्ट की बात की जाएगी तो वो कौन है बच्चे, आप लोगों का हार्ट ऐसा है जो सबसे बिजी पार्ट है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आप याद हो ही चुके होंगे, 72 बार धड़कता है। लेकिन यहाँ पे देखो चैम्बर पूछे गए, तो चैम्बर जो है वो इंसान के कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जो एम्फीबियस हो गए आपके और रेप्टाइल्स हो गए, इसमें कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। और अगर मैमल्स की बात की जाए और ह्यूमन की बात की जाए तो इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव जो दूध पिलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, देखो आयरन तो प्रेजेंट नहीं होता है, कॉपर प्रेजेंट नहीं होता है, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एक प्रोसेस है। आपको मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहा था, पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है उधर ही क्लोरोफिल आ जाता है। और क्लोरोफिल जो है यही तो पत्तियों को ग्रीन बताने में क्या करता है, सहायता करता है। कलर की बात करें तो क्लोरोफिल के कारण ही है, और ये मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काशी लालिमा किसकी किस्म है? देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कईयों ने पढ़ा होगा और कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो काशी लालिमा जो है प्यारे बच्चों, एक आपकी भिंडी की प्रजाति है, ठीक है। और ये किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजी गई थी, यूनिवर्सिटी का नाम मेरे को इतना याद नहीं है। भिंडी जो है इसका क्या है आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कंट्री फर्स्ट बायोडीजल प्लांट सेट अप, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? तो जो बायोडीजल है वो कहां पर लगाया जा रहा है? और एक और काम दे देता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को कि बायोडीजल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख के जरूर बताएं मेरे को कमेंट बॉक्स में। बात की जाए बायोडीजल प्लांट जो है वो कहां पे लगाया जा रहा है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। कहां लगाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में एक योजना चलाई गई है, पर्वत धार योजना। पर्वत धार योजना जो है वो आपकी कहाँ चलाई गई है, हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। गोवा में क्या है, गोवा की राजधानी कौन सी बच्चे, पणजी है। यहाँ का आप, हाँ जी पणजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है 29, सिर्फ आप आंसर देंगे बीसीजी का टीका कब लगता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आइए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेपेटाइटिस इज डिजीज ऑफ, हेपेटाइटिस इज डिजीज ऑफ, हेपेटाइटिस जो वो किसकी बीमारी है प्यारे बच्चों, किसकी बीमारी है, आपकी लीवर की बीमारी है। तो इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के मेरे द्वारा सोल्व करवाए गए हैं। देखिए 10 क्वेश्चन जो थे उसमें वो केमिस्ट्री के डाले गए, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए गए हैं और 10 जो बायो के और थोड़े से जो है बोटनी का पार्ट भी लिया गया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा सपोर्टेड और पसंद आई होगी तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।